हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं साउंड वेव। साउंड वेव में बच्चों अपन ने सुपरपोजिशन वाला पार्ट समझ रहे थे। लास्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन का इंटरफेरेंस और बिट्स वाला पार्ट में समझा चुका था। तो आज वाले लेक्चर में अपन स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे और ये वाली स्टैंडिंग वेव को अपन लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव साउंड, क्योंकि साउंड वेव जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल होता है क्या बेटा, तो इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बोल देंगे। और जो पुराना स्टैंडिंग वेव है आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी वैलिड है। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताने वाला हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो एक साउंड वेव है, उसका इक्वेशन, एक साउंड का इक्वेशन मान लेते हैं P1 है, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और जो दूसरा वाला साउंड वेव होगा P1 लिख लिया मैंने, P1 इक्वल टू P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। दूसरा वाला साउंड वेव का इक्वेशन एम्पलीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन बदल जाएगा क्या, तो ओमेगा टी प्लस KX हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की कंडीशन, स्टैंडिंग वेव की कंडीशन आपको पता होगी, सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अब वो पूरे कहानी में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार हो। सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी माइनस प्लस हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। नेट रिजल्टेंट लिखूंगा तो यहाँ क्या कर दूँ, ये जो P नेट लिखूंगा ना, नेट प्रेशर, ये P1 P2 प्रेशर नहीं है, चेंज इन प्रेशर है, ठीक है। तो P का वैल्यू निकालूंगा सुपरपोजिशन लगा के, तो P1 प्लस P2 कर दूं, ठीक है। तो ये जो P आ गया, कितना आ गया, P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, ये P0 कॉमन ले लूँ, प्लस साइन ओमेगा टी प्लस KX। यहाँ एक फॉर्मूला बेटा आप लोगों को पता होगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना है। ये होता है 2 साइन A cos B, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो P इक्वल टू P0, यहाँ आएगा 2 साइन ओमेगा टी cos KX, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ P0 cos KX साइन ओमेगा टी। अब ये जो बेटा यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नीचे ये अपना आ गया स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड। ये क्या आ गया अपना स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो P इक्वल टू लिखा जा सकता है PS, ये PS जो है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है, या P0S लिख दूँ, P0S ऐसे है ना स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। तो P0S को क्या बोला जा सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव के केस में जो भी अगेन यहाँ जो एम्पलीट्यूड है ये अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएगा। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उनको अपन बोल देंगे प्रेशर एंटी नोड, और जहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा उनको बोल देंगे प्रेशर नोड। तो उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो जहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो जाए बेटा मैक्सिमम, उनको तो अपन बोल देंगे क्या, प्रेशर एंटी नोड्स, ठीक है। और जहाँ एम्पलीट्यूड, अब ये कौन सा एम्पलीट्यूड की बात हो रही है बेटा, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। P0S है ना, अब समझ जाना, P का मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड ही है। मैंने एम्पलीट्यूड लिखा है बट आप नोटेशन से समझ जाना, ठीक है ना। मिनिमम होगा तो इसको बोल देंगे प्रेशर नोड्स, क्लियर है। और ये वाली जो इक्वेशन आती है इस टाइप से, ये इक्वेशन जो आएगी ना, P इक्वल टू 2 P0, जैसे यहाँ cos KX है इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये वाले टर्म तो अपने को बता रही है पोजीशन या लोकेशन या पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स,
पोजीशन ऑफ प्रेशर नोड्स एंड प्रेशर एंटी नोड्स। ठीक है, प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड का पोजीशन बता रही है। एंड साथ में ये एक टर्म और आ रही है, ये वाली टर्म बता रही है अपने को स्टार्टिंग ऑफ एसएचएम। जो अभी आपको साइन आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ एसएचएम कहाँ से हो रहा होगा? स्टार्टिंग ऑफ एसएचएम ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है ना, आपको पता ही होगा साइन आ रहा है ना, अगर कोस आता तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरुआत होती, माइनस साइन आता तो मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है। ये सारी कहानी आपको पता होगा, कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से। फिर नोड एंड एंटी नोड का पोजीशन निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। वीडियो पॉज करो और कॉपी पेस्ट कर डालो। चलो अच्छा, अभी जो ये इक्वेशन है ना, हो सकता है यहाँ साइन कोस 2p0 साइन के x भी आ जाए, वो डिपेंड करेगा इक्वेशंस पे। ठीक है, तो देखो मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास कोस इक्वेशन आई है, प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है ना स्टैंडिंग वेव का, यह आया 2p0 cos के x। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ एंटी नोड्स, या पहले नोड्स निकाल लेते हैं। नोड का मतलब क्या? नोड का मतलब ये जहाँ पे प्रेशर ये कितना हो जाए 0, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब cos के x क्या आ जाए 0। अब cos के x 0 आएगा, इसका मतलब k इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा? k इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा? या तो ये π/2 रहा होगा, या 3π/2, या 5π/2 एंड सो ऑन। k की जगह 2π/λ लिख लिया, इंटू एक्स π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो x की जगह क्या आ गया अपने पास? डायरेक्टली λ/4 से शुरुआत हुई क्या? ये अगर मैं इन दोनों के साथ में ये दोनों लेके कैलकुलेशन करता हूँ, इन दोनों को कैलकुलेशन करता हूँ, तो पाई से पाई मारा जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा λ/4। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 3λ/4, 3λ/4, नेक्स्ट 5λ/4। तो ये अब तो अपने पास हो गई पोजीशन ऑफ नोड्स। ऐसे सेम पैटर्न पे पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स निकालूँ मैं, तो एंटी नोड्स में क्या हो जाएगा? एंटी नोड में क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो तो P0s का वैल्यू ये प्लस माइनस 2p0 आ जाए। इसका मतलब ये cos के x का वैल्यू क्या आ जाए? या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो k इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाए? 0, पाई, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा जनरलाइज टर्म मैंने लिख रहा हूँ। तो k की जगह आप 2π/λ लिख दोगे, 2π/λ इंटू एक्स 0, पाई, 2π, 3π, 4π। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है अपने पास क्या? 0। पहला तो 0, आपको पता लग गया 0 पे एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ cos आ रहा है तो ये भी आपको डायरेक्ट भी पता लग जाना चाहिए। बाकी वही λ/2, 2λ/2, 3λ/2, 4λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कहानी सारी समझ में आ गई होगी बेटा, कि वही सारी कहानी रिपीटेड टेलीकास्ट है। रिपीटेड टेलीकास्ट क्या है? देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि बीच भी जो यहाँ जैसे अपन रस्सी के केस में समझते थे ना, जिसे रस्सी बनाते थे, अब यहाँ रस्सी नहीं है, बट आप ऐसा मान लो। ठीक है, अब यहाँ अगर ये x = 0 है तो एंटी नोड बनेगा क्या? अब ये एंटी नोड को है ना AP लिख देता हूँ मैं। AP का मतलब ये जो एंटी नोड है ना, ये जो एंटी नोड है प्रेशर वाले हैं। कौन से वाले हैं? अब इनको यहाँ पे लिख भी देता हूँ नाम में, जरा ऐसे लिखते हैं। प्रेशर एंटी नोड्स, ऐसे इधर भी लिख देता हूं। प्रेशर नोड्स। ठीक है, अब अगला एंटी नोड कहाँ बनेगा बेटा? ये एंटी नोड बना प्रेशर का, कोस का इक्वेशन है तो आपको समझ लेना है। अगला कहाँ बनेगा? λ/2 पे। अगला कहाँ बनेगा? 2λ/2 पे। एंटी नोड प्रेशर, एंटी नोड प्रेशर। अगला यहाँ मान लिया 3λ/2 पे। और आगे तक भी बन रहे होंगे, पर मुझे नहीं जानना, आप है ना, बहुत जितनी मर्जी पड़े उतने बना दो। जो पहला नोड बनेगा प्रेशर का कहाँ पे?
λ/4 पे, λ/4। नेक्स्ट नोड प्रेशर का ये आ जाएगा 3 λ/4। नेक्स्ट नोड प्रेशर का 5 λ/4। वही सारी कहानी है, दो नोड के बीच का सेपरेशन, दो नोड के बीच का सेपरेशन λ/2, दो एंटी नोड के बीच, दो एंटी नोड के बीच का λ/2, कंजुगेटिव नोड के बीच का λ/2, नोड एंटी नोड के बीच का λ/4। दो नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, नोड के जस्ट अगल बगल वाले अपोजिट फेज में। मीन पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी ऑसिलेट कर रही होगी। वो सारी कहानी अब मैं नहीं लिखूंगा, बस ये लिख लिया बस, ठीक है। इतना भी मैंने बता दिया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब आपको पता होगा ये जो प्रेशर की जो भी इक्वेशन है ना, आपको पता है अगर प्रेशर की इक्वेशन में साइन आता है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में कुछ अलग होती है क्या, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये भी ये सारे है ना, जहाँ प्रेशर का नोड बन रहा है और प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है, ये सब पलट जाएंगे। जहाँ प्रेशर का नोड बन रहा है वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, वहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, एंटी नोड। और जहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है वहाँ पे बनेगा डिस्प्लेसमेंट का नोड। क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्वेशन जो है, मैंने प्रेशर की इक्वेशन आसान पैटर्न पे लिख ली। वैसे π/2 का फेज डिफरेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए कहानी होती है, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा, अभी आगे समझा दूंगा, आगे लिख लेंगे उसको, ठीक है। क्या लिखाऊंगा, जहाँ प्रेशर का नोड बनेगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, आगे आ जाएगा अभी, क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से आप लोग, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिख डालो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का रिफ्लेक्शन किससे होगा, तो पहले तो समझ लेते हैं फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो फर्स्ट केस फर्स्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से किस टाइप से साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होगा। जैसे अपन रस्सी के केस में आपको पता हो, तो जैसे ये इस टाइप से रस्सी थी, यहाँ पे ये इधर पल्स जा रही थी। अब ये वाले पॉइंट पे आपको पता है कि जो पल्स है ये वाला पॉइंट कहीं वाइब्रेट तो कर नहीं सकता, तो पाई का फेज डिफरेंस होकर वापस रिटर्न आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो साउंड वेव के केस में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ ऑर्गन पाइप की बताते हैं, ये इस टाइप से एक ऑर्गन पाइप है, यह है क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप, इसको बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, या क्लोज पाइप भी लिख दें तो चलेगा, ठीक है। अब होता क्या, इस पाइप के अंदर मीडियम होगा, एयर भरी हुई, तो यहाँ से साउंड जनरेट करते हैं अपन, यहाँ से साउंड जनरेट होगा, ये ट्यूनिंग फोक है, ये ट्यूनिंग फोक क्या काम करता है अपना, साउंड जनरेट करता है, और ये साउंड अंदर जाएगा और टकरा के वापस रिटर्न आएगा। अब ये साउंड, ये ट्यूनिंग फोक यहाँ से साउंड जनरेट करेगा, मतलब ये क्या हो गए, मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। बट यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल तो बेचारा वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा, ये वाला पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये वाले पार्टिकल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का क्या बनने वाला है, नोड, डिस्प्लेसमेंट का क्या बनने वाला इस पार्टिकल का, तो ये जो जस्ट यहाँ वाले पॉइंट का इसका वाइब्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये बनेगा अपना पास क्या, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का नोड बन गया। अब डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट पल्स आई होगी और रिफ्लेक्टेड पल्स आई होगी वो दोनों अपोजिट फेज में होगी, तो दोनों ने क्या कर दिया है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि जो इंसिडेंट पल्स है ना, इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स दोनों आउट, पाई का फेज डिफरेंस होगा तभी तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नोड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंसिडेंट पल्स है, इंसिडेंट पल्स एंड रिफ्लेक्टेड पल्स एंड रिफ्लेक्टेड पल्स जो होगी आर इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड पल्स एंड इंसिडेंट पल्स एंड रिफ्लेक्टेड पल्स आर आउट ऑफ फेज। या इसका सीधा सीधा मतलब ये बोलूं कि जो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होने वाला है, पाई। तो ये सारी कहानी होगी, ठीक है ना, क्लियर है। बट यहीं पे ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, यहीं पे सेम सिचुएशन में जो ये डिस्प्लेसमेंट का नोड बना ना, अभी मैंने आपको बोला था कि जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा,
जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वही सेम जगह पे, वही सेम पोजीशन पे प्रेशर का क्या बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड बनेगा क्या। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था क्या, प्रेशर का जहां एंटी नोड बनेगा वहीं सेम डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। मतलब यहां क्या बन रहा होगा अपना, यही पॉइंट पे प्रेशर का तो क्या बन रहा होगा, एंटी नोड। ठीक है, प्रेशर का क्या बन रहा होगा, एंटी नोड। अगर प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंसिडेंट पल्स आई है, इंसिडेंट पल्स आई है और रिफ्लेक्टेड पल्स जा रही है, वो दोनों सेम फेज में होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट पल्स, इंसिडेंट प्रेशर पल्स, इंसिडेंट प्रेशर पल्स एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर पल्स आर इन सेम फेज। अगर प्रेशर पल्स की बात करूं तो ये सेम फेज में होगी, बट ये जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वाली पल्स जो है वो अपोजिट फेज में होगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट पल्स, मतलब इनका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। फेज डिफरेंस अगर देखूं तो प्रेशर वाली के केस में तो 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट वाली में कितना आ रहा था, पाई आ रहा था। क्लियर है, इसका मतलब जो जैसी पल्स जा रही है ना, इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स सेम फेज में है, मतलब जैसी पल्स जा रही है लौट के वापस से सेम वही पल्स आ रही है। ठीक है, प्रेशर के केस में अगर देखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान लो जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप में अगर मैंने भेजी थी कौन सी पल्स, मान लो मैंने ये पल्स भेजी, ये पल्स इधर जा रही है, इसको बोलता हूं कंप्रेशन पल्स। ये प्रेशर वाली पल्स है ना, तो अगर ये कंप्रेशन पल्स है तो वापस से यहाँ से जो लौट के आएगी, टकरा के रिटर्न जो आएगी, वो भी कौन सी पल्स आएगी, कंप्रेशन पल्स। ठीक है, क्योंकि सेम फेज में है ना, प्रेशर का कहानी सेम, यहाँ फेज बदल गया था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे अगर रस्सी के केस में जो है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होने पर पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, यहाँ भी पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, पर किस में आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट वाले में। प्रेशर वाले में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर कंप्रेशन पल्स इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट होके भी ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये क्या था, इंसिडेंट। क्लियर है। ऐसे अगर इंसिडेंट वाली पल्स, अगर इंसिडेंट वाली पल्स रेयर फ्रैक्शन वाली है, अगर इंसिडेंट वाली पल्स रेयर फ्रैक्शन वाली है, रेयर फ्रैक्शन मतलब ये दूर दूर, जैसे ये इंसिडेंट पल्स, ये रेयर फ्रैक्शन पल्स है। इंसिडेंट पल्स क्या है, रेयर फ्रैक्शन पल्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके जो आएगी ना, रिफ्लेक्ट होके भी यही सेम पल्स आएगी, रेयर फ्रैक्शन पल्स। ठीक है, क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या होगा, अगर प्रेशर की बात की जाए तो डेंसर मीडियम से, या फिर इसको बोलते हैं अपन क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप से जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो सेम फेज में वापस आने वाली है। ठीक है, प्रेशर के केस में। केस 1 नोट कर लो जरा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो वैसा ही हो जाएगा, इंसिडेंट जो पल्स गई थी ना, रिफ्लेक्ट होके आउट ऑफ फेज, मतलब पाई के फेज डिफरेंस से आ रही है। ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली तो क्या होगी, जो इंसिडेंट हुई पाई के फेज डिफरेंस से वापस रिटर्न आ गई। बट प्रेशर वाली में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है। चलो ठीक है, अब दूसरी वाली कहानी में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फ्रॉम रेरर मीडियम। रेरर मीडियम का मतलब क्या हो गया, देखो केस सेकेंड, केस सेकेंड में रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम। ठीक है, देखो ये इस टाइप का बताया होगा वहां पे, तो मैंने ये जैसे पल्स जैसी गई थी वापस सेम वैसी ही आ रही है क्या। ठीक है, जैसी पल्स गई थी वापस वैसी ही आ रही है रस्सी वाले केस में। अब यहाँ पे जो बनाते हैं ना अपन, यहाँ बनाते हैं बेटा ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं क्या, ओपन ऑर्गन पाइप। अब इसको ओपन ऑर्गन पाइप को जो है ना मैं शॉर्ट में OOP भी बोल दिया करूँगा, और ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, इसको शॉर्ट में COP लिख दूंगा न्यूमेरिकल में, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये अपन ने ट्यूनिंग फोक लगाया था,
यहाँ पे भी एक ट्यूनिंग फोक लगा देते हैं जो साउंड जनरेट कर रहा होगा। अब ये साउंड यहाँ जाएगा, आगे जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ अंदर का मीडियम अलग होगा, बाहर का मीडियम अलग है। हालांकि यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, बट यहाँ पे जो एयर है उसके बाहर में सब जगह एयर है, यहाँ पे जो एयर है उसके बीच में पाइप आ गया। मतलब अपन ये मान के चलेंगे कि मीडियम में कोई ना कोई चेंजेस जरूर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे आराम से, यहाँ ऑसिलेट कर रहे होंगे और यहाँ भी ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो एंड वाला पॉइंट आएगा ना, ये जो एंड वाला पॉइंट आएगा यहाँ वाले पार्टिकल भी आराम से ऑसिलेट कर रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मतलब और यहाँ पे बनने वाला है क्या, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या बनने वाला है, एंटी नोड, ठीक है। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट का बनेगा एंटी नोड, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट का प्रेशर है ना, इस पॉइंट का प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑलमोस्ट प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। यहाँ पे ये जो ओपन, ये वाला एंड का प्रेशर जो है ना, पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ जो बनेगा अपना डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का तो बन गया एंटी नोड, ठीक है। और इस पॉइंट का प्रेशर जो है, ये जो है ये वाले पॉइंट का प्रेशर, ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो है, ये वाले पॉइंट का प्रेशर है ना, यहाँ का प्रेशर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ऑलमोस्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ बन गया क्या बेटा, प्रेशर का नोड। अब प्रेशर का नोड बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट पल्स जो आई थी और रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो दोनों अपोजिट फेज में होगी। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट पल्स एंड रिफ्लेक्टेड पल्स आर इन अपोजिट फेज, ठीक है। दोनों की दोनों ही क्या होंगी, अपोजिट फेज। मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई हो गया, ठीक है। किस में, प्रेशर वाले केस में। पर डिस्प्लेसमेंट वाले में जो है, वापस यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट में जो है इंसिडेंट प्रेशर पल्स, रिफ्लेक्टेड प्रेशर पल्स। इंसिडेंट प्रेशर पल्स, रिफ्लेक्टेड प्रेशर पल्स, ठीक है। अब यहां मैंने लिख रहा हूं डायरेक्ट, यहां फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो दोनों सेम फेज में रहेगी, ठीक है। जैसे वही डायग्राम वापस से बनाना चाहूं मैं, तो यहाँ पे ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है ये, और यहाँ पे अगर मैंने ट्यूनिंग फोक लगा दिया, यहाँ ट्यूनिंग फोक लगा दिया, यहाँ से अगर पल्स गई थी कंप्रेशन, तो रिटर्न में आएगी रेयरफेक्शन। पल्स गई थी कौन सी, कंप्रेशन पल्स गई थी, ठीक है। कंप्रेशन पल्स गई है तो आएगी कौन सी रिटर्न में, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्यों, क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस ला देना है, ठीक है। क्लियर है, एंड वाइस वर्सा। अगर रेयरफेक्शन जाएगी तो कंप्रेशन पल्स आ जाएगी, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको भी, कहानी को। मतलब अगर देखा जाए तो प्रेशर में कहानी पलट गई है, डिस्प्लेसमेंट में तो एज इट इज वही है जो रस्सी में पड़ा था, ठीक है। क्लियर है, ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होता। जब भी पल्स आगे ट्रांसमिट होगी तो उसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होने वाला है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं जैसे अपन ने वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग समझा था ना, तो यहाँ पे आता है क्या, चलो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं जरा, क्या है क्वेश्चन। अ सोर्स इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अल्ट्रासोनिक सोर्स का फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है, 2000 हर्ट्ज, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है 200 किलो हर्ट्ज लिखा है। किलो का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर लेना। अरे एक काम करोगे यार, वीडियो पॉज करके खुद भी तो सॉल्व करो, मेरा ही वेट करते रहोगे क्या यार, ठीक है। ठीक है, दिस साउंड फॉल्स ऑन वाटर सरफेस। मान लो ये पानी की सरफेस है और ये साउंड यहाँ से इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद साउंड के दो टुकड़े हो गए, एक तो रिफ्लेक्ट हो गया और एक साउंड ट्रांसमिट हो गया, इधर एक साउंड ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड साउंड आ गया, ठीक है, ये तो ट्रांसमिट हो गया, और ये जो पीलू पीलू है ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। वेलोसिटी, ये ऊपर हवा है, ऊपर हवा है नीचे पानी है, यहाँ ऊपर हवा है नीचे पानी है,
बाकी आंसर आप लोग सोल्व करो। वेवलेंथ इन रिफ्लेक्टेड साउंड और ट्रांसमिट साउंड, मतलब ये पीलू पीलू साउंड का वेवलेंथ और लालू लालू साउंड का वेवलेंथ क्या होगा। साउंड का वेलोसिटी एयर में दिया है और पानी, एयर में ये दिया है वेलोसिटी और पानी में ये वेलोसिटी है। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सॉल्व करो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा। देखो क्या है, पहले तो लगा देता हूँ मैं इन एयर, ठीक है, या फॉर रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड के लिए आपको पता है फॉर रिफ्लेक्टेड के लिए v इक्वल टू एफ लेमडा लगाऊंगा ना, v इक्वल टू एफ लेमडा लगाऊंगा। तो ये जो v है ना बेटा, ये हवा वाला लेना होगा मुझे, और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है साउंड की प्रॉपर्टी है, सब जगह सेम होने वाला है। तो यह हवा वाला कितना आ रहा है 340 और फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है ये 200 इंटू 1000 इंटू यहाँ ये जो लेमडा है ये एयर वाला आ गया। तो लेमडा एयर कितना आ गया, देखो लेमडा एयर आ गया मेरे पास 34। कैंसिल आउट कर दें क्या, 10 से तो 10 जाएगा और 34 से ये 17 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, पहला आंसर तो ये आ गया। ऐसे दूसरा ट्रांसमिट वाले का भी लिख दें क्या, ट्रांसमिट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, देखो फॉर ट्रांसमिट पल्स में v इक्वल टू एफ लेमडा लिखूंगा ना, ये v जो लिखना होगा ये पानी के अंदर का आएगा, पानी के अंदर का। ठीक है, तो आपको पता है पानी के अंदर में स्पीड कितनी है 1480। फ्रीक्वेंसी यहाँ से लिख दूँ 200 इंटू 1000। अब यहाँ जो ये लेमडा आएगा ना बेटा, ये पानी का लेमडा आएगा। ठीक है, तो ये 10 से तो 10 गायब कर देनी है। ठीक है, तो लेमडा वाटर कितना आ गया, देखो यहाँ 74 कर दूँ इंटू 10⁻⁴ मीटर। दूसरा वाला आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, एयर वाला आ गया यहाँ से, नोट कर लो जरा। ठीक है, नोट करो जरा कि आप लोगों का आंसर भी यही है, कुछ अलग है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वैसा ही है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग के जैसा। ठीक है, तो यहाँ आ गया, देखो क्या, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम के बारे में समझ रहे हैं। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में पहला आता है क्लोज ऑर्गन पाइप, दूसरा आता है ओपन ऑर्गन पाइप। जिससे रस्सी में पढ़ा था ना अपन ने, बोथ हैंड फिक्स और वन हैंड फिक्स, तो वही सेम कहानी है। क्लोज ऑर्गन पाइप क्या है, देखो क्लोज ऑर्गन पाइप की कहानी समझते हैं। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है बेटा इस टाइप का पाइप बनेगा, ये इस टाइप का पाइप है क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है ना, अब ये नहीं कि सर ये तो क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है तो ओपन ही तो हुआ। ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप अपना ऐसा होगा और ओपन ऑर्गन पाइप ऐसा होगा। क्लियर है, तो अब क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे क्या कहानी सेट होती है, देखो ये समझते हैं जरा। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना क्लोज ऑर्गन पाइप आ गया, यहाँ पे ये क्लोज ऑर्गन पाइप आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज कर दे, ये क्लोज ऑर्गन, यहाँ अपन ने बना दिया क्या साउंड सोर्स। अब मुझे पता है यहाँ तो बेटा नोड, यहाँ क्या बनने वाला है मेरे पास में, यहाँ इस पॉइंट पे बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर का तो एंटी नोड बनेगा। ठीक है, AP एंटी नोड। अगर यहाँ प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है ना, और मुझे पता है ये वाला पॉइंट तो ऑलमोस्ट इसका प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, ये वाले पॉइंट का प्रेशर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे नोड बनेगा किसका, प्रेशर का। मतलब फंडामेंटल मोड ये इस टाइप से बन जाएगा क्या। और यही अगर मैं बनाता हूँ बेटा किस केस, यही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए बनाता हूँ, तो ये इधर मैं बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट, और इधर बना रहा हूँ मैं प्रेशर के लिए। ठीक है, यहीं पे ये साउंड वेव आ गई, अपने साउंड सोर्स आ गया। अब मुझे पता है यहाँ पे जो है नोड बनेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट को S से लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को S से लिख दिया, और यहाँ बनेगा एंटी नोड किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को अपन S से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का बनेगा क्या। अब वेवलेंथ कैसी भी बना लो, क्या λ/4 की वेवलेंथ कवर हुई है क्या, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, ये जो फंडामेंटल मोड है ये अपना है, सबसे पहले जो है ना इसको बोलते हैं क्या अपन, फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड में जो वेवलेंथ है वो कितनी कवर हो रही है, अगर L जो है पाइप का लेंथ, अगर L मान लें, L जो है ना लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ कौन सा पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप, COP का मतलब समझ जाओगे, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। तो ये λ/4 का बराबर λ/4 बराबर L आ गया, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 4L आ गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई V/λ, तो ये आ गया V/4L, इसका मतलब मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई V/4L, और इसको रट भी लेना है आपको, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रट लिया है क्या आपने, वैसे आपने ऑलरेडी रटा हुआ है, वन एंड फिक्स वाला, वन एंड फिक्स, ठीक है, वही सारी कहानी यहाँ पे भी है क्या, क्लियर है। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल मोड आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले मोड में क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट मोड बन जाए, तो नेक्स्ट मोड बनाता हूँ जरा मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते रहना, नेक्स्ट मोड बना रहा हूँ मैं। अगर इसके बाद वाला नेक्स्ट मोड अगर बनाया जाए, नेक्स्ट मोड की कहानी में क्या होगा, देखो ये जो पाइप है ना, ये पाइप एज इट इज है अपने पास, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी सोर्स आ गया, ठीक है। अब इधर बनाऊंगा मैं प्रेशर के लिए, तो यहाँ अपना बनेगा एंटी नोड प्रेशर का, यहाँ बनेगा एंटी नोड प्रेशर का, यहाँ नोड प्रेशर का, ठीक है। ओहो हो सही नहीं बना, यहाँ भी बनेगा नोड प्रेशर, ठीक है। तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, यहाँ एंटी नोड प्रेशर का, क्लियर है। ऐसे इधर वाला भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, अब मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे λ/4 के कितने सेगमेंट हो गए बेटा मेरे पास, तो यहाँ λ/4 × 3 सेगमेंट इक्वल टू L, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 4L/3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई V/λ, तो V/λ की जगह लिखा 4L/3, तो ये आ गया 3 × V/4L, इसका मतलब ये आ रहा है 3F0। 3F0 का मतलब कौन सा हार्मोनिक हो गया, 3F0 का मतलब ये हो गया थर्ड तो हार्मोनिक हो गया अपना, थर्ड तो हार्मोनिक हो गया, एंड और अगर बोलना चाहो तो फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, क्लियर है। सेम कहानी है, रिपीटेड टेलीकास्ट, चाहो तो आप इधर का भी बना सकते हो, ठीक है। ये वाला बना देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा ना बेटा, ये यहाँ ओपन रखना है, यहाँ ये एंटी नोड बना, ये नोड बना, ठीक है, यहाँ एक और एंटी नोड बना दो, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, हाँ वही तो लग रहा है, ऊपर वाला गड़बड़ बना दिया है, यहाँ तो नोड है ना, तो ये इस टाइप का बनेगा ना, ठीक है। यहाँ भी कहीं ना कहीं नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा, क्लियर है। इसका जस्ट रिवर्स बनाना है ये, ठीक है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन में ही डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आ गया, यहाँ सेकंड हार्मोनिक नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट मोड बनाओ, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट मोड शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट मोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट मोड देखो, नेक्स्ट मोड बनाता हूँ, फटाफट से देखना जरा, यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट बना दूँ, ठीक है, ये इस टाइप का आएगा, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड प्रेशर प्रेशर प्रेशर, नोड प्रेशर नोड प्रेशर नोड प्रेशर, ठीक है। और वो वाला अब मैं नहीं बना रहा यार, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो λ/4 × 5, 5 सेगमेंट हो गया ना, λ/4 इक्वल टू पाइप का लेंथ, तो लैम्डा कितना आ गया 4L/5। ये कहानी आपको तभी समझ में आएगी बच्चों अच्छे से जब आपने पूरा स्ट्रिंग वाला देखा होगा, अगर स्ट्रिंग वाला आपने वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग नहीं देखा होगा तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। तो यहाँ से लैम्डा आ गया अपने पास, तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं अपन V/λ, तो ये आ गया V/4L/5, तो ये आ गया 5V/4L, ये आ गया 5F0, मतलब आ गया फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक आ रहा है, एंड ओवरटोन बोलेंगे इसको सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, क्लियर। ये वाला मैं बनाऊं क्या, ये वाला बना ही देते हैं यार, अब इतना सारा बना रहे हैं तो,
ठीक है। चलो कॉपी पेस्ट करो जल्दी से। तो ये तो था अपना कौन सा, क्लोज ऑर्गन पाइप। अब ऐसे ही सेम आ जाता है बेटा ओपन ऑर्गन पाइप। ऐसे सेम ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, देखो ओपन ऑर्गन पाइप की कहानी समझते हैं जरा। ओपन ऑर्गन पाइप जो होगा ना, पहले तो फंडामेंटल मोड बना लेते हैं। फंडामेंटल मोड में क्या होगा, देखो ओपन ऑर्गन पाइप में ये ओपन ऑर्गन पाइप बनेगा क्या ये, ठीक है, ये इस टाइप से ओपन ऑर्गन पाइप। यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ L आ गया। अब मुझे पता है यहाँ तो क्या बनने वाला है बेटा, दोनों ही साइड ओपन हो गई क्या, तो यहाँ तो ये बना नोड, यहाँ तो बना है नोड प्रेशर का, और यहाँ भी बना है नोड प्रेशर का, ठीक है। तो ये λ/2 इक्वल टू लेंथ आ गया, लैम्डा बराबर 2L आ गया, λ/2 इक्वल टू L आ गया, लैम्डा इक्वल टू 2L आ गया, और F इक्वल टू V/λ, तो ये V/2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रख लेना है V/2L, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ओपन ऑर्गन पाइप है। और अगर आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट वाला भी बना सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वाले के केस में क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा, यहाँ एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट, नोड डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ ये ट्यूनिंग फोक लगा दिया। तो ये तो अपना बन गया सबसे बेसिक वाला मोड, फंडामेंटल मोड, ठीक है। एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप को मैं शॉर्ट में OOP लिख दूंगा, OOP, ठीक है। नेक्स्ट मोड की कहानी समझेंगे जरा। ये अगर कहानी आप लोगों ने लिख ली हो तो मैं नेक्स्ट मोड समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट मोड में क्या होगा, देखो इसका जो नेक्स्ट मोड होगा ना, उसमें क्या होने वाला है, लेफ्ट में अपन प्रेशर के लिए लिख रहे हैं, राइट में डिस्प्लेसमेंट के लिए, इधर प्रेशर के लिए लिख रहे हैं और राइट में अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मोड में क्या हो जाएगा बेटा, ये इस टाइप का मोड बन जाएगा नेक्स्ट वाला मोड, ठीक है। यहाँ पे ट्यूनिंग फोक लगाया होगा आपको, तो यहाँ बनेगा अपना नोड प्रेशर का, नोड प्रेशर का, नोड प्रेशर का, एंटी नोड प्रेशर, एंटी नोड प्रेशर, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, ये जो लेंथ है ना L, ये 2 × λ/2 इक्वल टू L आ रही है, तो लैम्डा की जगह 2L/2 लिख दिया, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी V/λ, तो आ जाएगा V/2L/2, तो 2 × V/2L, तो ये आ गया 2F0, मतलब हो गया सेकेंड तो हार्मोनिक हो गया, सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इधर वाला मैं डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं बना रहा, आप बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट मोड लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वीडियो पॉज करके लिखते रहना, ठीक है ना, कहानी आसान है इसलिए मैं फटाफट से जाने दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मोड देखोगे ना, नेक्स्ट मोड में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ट्यूनिंग फोक लगा दिया आपने, ये जो लेंथ L है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 लूप बन जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। मतलब अब जो कहानी में λ/2 के कितने सेगमेंट हो गए, 3 सेगमेंट हो गए, बराबर L, तो लैम्डा कितना आ गया 2L/3, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया V/λ, तो V/2L/3, तो यार है 3V/2L, तो आ गया 3F0, मतलब थर्ड हार्मोनिक तो हो गया, थर्ड तो हार्मोनिक हो गया, और सेकंड ओवरटोन हो गया, सेकंड जो है ओवरटोन हो गया। सारी कहानी रिपीटेड टेलीकास्ट है। चलो न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाएंगे, कहानी लिख लो जरा वीडियो पॉज करके। बस डबल आ गया इधर, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी होता है और प्रेशर भी होता है। इधर डिस्प्लेसमेंट वाले मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, आसान सा न्यूमेरिकल है, देखो
पहला न्यूमेरिकल चाहो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। अब सारे न्यूमेरिकल सेक्शन बचे हैं मान लिए, है ना, अब सारी की सारे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होंगे, आसान आसान से न्यूमेरिकल है, आप लोग थोड़ा भी ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो है ना, अगर मैं बात करूँ तो ये है कुल मिला के बात, जो अपन ने ये बहुत हैंड वाला पढ़ा था ना, दोनों हैंड पर रस्सी फिक्स थी, ये ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा लेना है। और एक ये वाला केस पढ़ा था अपन ने, ये इस क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा लेना है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप ये, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप को दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो है ओपन ऑर्गन पाइप और ये क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। इधर से भी क्लोज कर सकते हो आप, और चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। ये है मेन कहानी। अब सारे ये वाले फंडे इसके फंडे इसमें चले जाएंगे, ये वाले, ठीक है ना। बाकी इक्वेशन लिखना मैं नहीं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ आपको पता है x = 0 पे नोड एंटी नोड, वैसे यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं पहला न्यूमेरिकल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है आपको किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। अब ये ऑर्गन पाइप के बारे में नहीं बता रखा कि कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज है, ओपन है, ठीक है। चलो जरूरत नहीं होगी इसलिए तो नहीं बताया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, अगर नाइट्रोजन गैस रख लूँ मैं, नाइट्रोजन गैस के साथ में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही 1000 हर्ट्ज। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, अगर नाइट्रोजन को हटा के हाइड्रोजन रख लिया जाए, तो मुझे पता है यहाँ पे चाहे क्लोज ऑर्गन पाइप हो चाहे ओपन ऑर्गन पाइप हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब रेशियो लेंगे ना अपन फंडामेंटल में, तो दोनों जगह V/2 या V/4 लिखो, दोनों सेम पाइप होना चाहिए, तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू V/L लिख दूं क्या, कहानी खत्म, प्रोपोर्शनल लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो V की जगह क्या लिखा जा सकता है, √γ/RT/मॉलिक्यूलर वेट। गामा दोनों गैस का सेम है, R टेम्परेचर सेम कंसीडर कर लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट और लेंथ सेम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। एक ही पाइप के लिए बात हो रही है, या ये जो पाइप है ना, इसमें अगर नाइट्रोजन गैस है तो सेम इसमें ही हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है ना, सेम पाइप होने चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है ना, ये प्रोपोर्शनल टू 1/√और मॉलिक्यूलर वेट आ गई, बस खत्म कहानी। तो अगर मैं ऑर्गन पहले लिख रहा हूँ नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ अगर नाइट्रोजन का लिखूंगा और नीचे हाइड्रोजन का लिखूंगा, तो यहाँ ऊपर मॉलिक्यूलर वेट आएगा किसका, हाइड्रोजन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बच्चे, तो नाइट्रोजन का, ठीक है। सिंप्लीफाई कर ले, नाइट्रोजन 1000 हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा, हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन का 28, तो हाइड्रोजन के साथ में जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1000√14 हर्ट्ज, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 को आजू बाजू अगर 16 मान ले तो 16 4 से थोड़ा कम, ठीक है ना, 3.8 समथिंग मान के आप आंसर लगा सकते हो। नोट कर लो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फिर मैं। वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। वीडियो पॉज करो और नोट कर डालो इसको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आसान सा, वीडियो पॉज करो। COP का मतलब है क्लोज ऑर्गन पाइप। इफ द क्लोज ऑर्गन पाइप कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बराबर बराबर पार्ट में तोड़, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ पार्ट, दोनों पार्ट का फ्रीक्वेंसी। इनिशियल में फ्रीक्वेंसी जो है n थी, अब ये फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रहा है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। जैसे मान लो ये वाली लेंथ L है और यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी ना V/4L आएगी क्या, ये क्वेश्चन में n दी गई है। अब मैंने क्या किया है, इस पाइप को कट लगाया, ये जो पाइप है ना, इसको, ये जो पाइप है बेटा L लेंथ का, इसके 2 इक्वल पार्ट में कट लगाया, 2 टुकड़े कर दिए यहाँ से बीच में से, ठीक है। 2 टुकड़े करने पे क्या होगा, 2 पाइप बनेंगे। अब ये जो 2 पाइप होंगे, एक पाइप तो ये बना, साथ में एक पाइप ये बना, तो ये वाला जो पाइप है ये तो क्लोज ऑर्गन पाइप बना और ये ओपन ऑर्गन पाइप बना, और इन दोनों का लेंथ L/2 हो जाएगा क्या। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं F1, तो F1 को क्या लिखूंगा, V/4, L की जगह L/2 आ जाएगा क्या। तो यहाँ आ रहा है कितना, ये कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ V/4L, मतलब ये वाले का जो
ये इसका जो F1 आएगा ना, ये 2 इंटू वी बाई 4L लिख दूँ तो चलेगा। अब v बाई 4L को n लिखा जा सकता है, तो ये आंसर तो आ गया 2n। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ तो ये वाला खुद से निकाल सकते हो क्या जरा। ये ओपन ऑर्गन पाइप का आंसर क्या लिखोगे, v बाई 2L लिखते हैं क्या, तो L की जगह L बाई 2 आ जाएगा। तो F2 जो आ गया ये कितना आ गया, v बाई L आ रहा है। तो v बाई L का मतलब कितना हो गया, 4n हो गया क्या। तो अपना आंसर हो गया क्या, 2n एंड 4n। ठीक है, क्लियर है। एक का आंसर 2n आएगा, एक का 4n आएगा। क्वेश्चन में क्लोज ऑर्गन पाइप दिया हुआ था, ये क्लोज ऑर्गन पाइप लिखा है, COP का मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप एक का एक एंड क्लोज होगा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही सेम पाइप को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। ऐसे बनाऊंगा तो ट्यूनिंग फोक यहाँ लगाएंगे, ट्यूनिंग फोक यहाँ लगाएंगे, ट्यूनिंग फोक यहाँ, ऐसे। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना आसान सा। COP का मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप है। ए क्लोज ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन एंड OOP का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन, बोथ आर इन रेजोनेंस विद द गिवन ट्यूनिंग फोक। मतलब एक ही ट्यूनिंग फोक के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं दोनों, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है ना। क्लोज ऑर्गन ये तो फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है और ओपन वाला थर्ड ओवरटोन में, और यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो दोनों का ट्यूनिंग फोक सेम ही है। इसका मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो चलो दोनों का लेंथ का रेशियो बता दो, वीडियो पॉज करो और सोल्व कर डालो जल्दी से। ये तो आ गया अपने पास क्लोज ऑर्गन पाइप, एंड इधर मैं ओपन ऑर्गन पाइप बना लिया। ये आ गया ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब ये ऐसा हो गया होगा क्या। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब यही हो गया ना। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब ये मैंने नोड बनाया ना बेटा, ये नोड आएगा प्रेशर का। ठीक है, यहाँ एंटी नोड बनेगा प्रेशर का। ऐसे ये वाला जो वाइब्रेट कर रहा है ना बेटा, ये थर्ड ओवरटोन, तो ये तो फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चे, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, अब लेंथ का रेशियो चाहिए क्या मुझे। ये वाली लेंथ मैंने L1 मान ली, ये वाली लेंथ मैंने L2 मान ली। ठीक है, क्लियर है कहानी। चलो अब शुरुआत करते हैं जरा। ये जो है ना, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखूंगा मैं, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी F1 मान लिया ना, तो ये आएगा V बाई 4L इंटू 3। ठीक है, और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी आएगा F2, ये आएगा V बाई 2L इंटू 4। ठीक है, ये थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ना, फर्स्ट ओवरटोन, तो ये होगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, और ये जो थर्ड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन जो है ना बेटा, ये फोर्थ हार्मोनिक होगा। क्लियर है। अब ये दोनों बराबर बराबर कर दें, F1 बराबर F2, दोनों का लेंथ अलग अलग माना है ना, L1 L2, तो यहाँ L1 L2 लिख दो। तो ये V अपॉन 4 L1 इंटू 3, V बाई 2 L2 इंटू 4। V ने V को मार दिया, L1 अपॉन L2 आ गया अपना आंसर। तो यहाँ से अपना L1 अपॉन L2 कितना आ रहा है, ये L1 इधर चला जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ये अपना आंसर 8/3 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जैसे देर लेंथ बोल दिया ना, अब वहाँ लेंथ बोल दिया जाता है कि जैसे अपन ने L1 अपॉन L2 निकाला, L1 मतलब क्लोज, तो मैंने जो लेंथ निकाली क्लोज अपॉन ओपन। ठीक है, ऊपर वाला जो लेंथ है वो क्लोज ऑर्गन पाइप का है, नीचे वाला लेंथ ओपन ऑर्गन पाइप का है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, टू क्लोज ऑर्गन पाइप। COP का मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप।
हैविंग लेंथ, एक का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक का 20.5 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस, दोनों के बीच में 5 बीट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक का फ्रीक्वेंसी और दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लूंगा तो 5 बीट्स आ रहे हैं दोनों के दोनों ही। तो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ क्लोज ऑर्गन पाइप, दो के दो क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी पता करना है मुझे, ठीक है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं जरा। तो अब यहाँ पे ऐसा फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला जाए ना, तो अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ही काम करेंगे। तो ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप आ गया, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं अपन, V/4L, ठीक है। अब जिसका लेंथ कम होगा ना, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और मुझे पता है जो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है F1 माइनस F2 कितना आ रहा है 5, ये 5 बीट पर सेकंड दिया है ना, मतलब इधर जो लिखूंगा ना, ठीक है, यहां तक की कहानी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या पता करना है, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ क्लोज ऑर्गन पाइप, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। स्पीड ऑफ साउंड तो देना पड़ेगा ना यार। तो ये जो F1 लिखूंगा ना, ये लिखूंगा V/4, अब इसमें L छोटा वाला आएगा 20/100, एंड F2 जो लिखूंगा ना, इसमें लिखूंगा V/4 20.5/100, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से F1 F2 का वैल्यू वहाँ पुट कर दो, या फिर एक काम करता हूँ ना, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते से मेरे पास क्या आ जाएगा, F1/F2 का वैल्यू आ गया क्या, V से भी गायब हो गया, 4 से 4 100 गायब हो जाएगा, तो आ रहा है 20/20.5, ठीक है। तो F1/F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 205/200, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 40 और ऊपर आ गया 41, ठीक है। F1 का वैल्यू लिख दिया कितना, F2 + 5 यहाँ से, ठीक है ना। इक्वेशन 1 लिख लेना आप, अपॉन F2 इक्वल टू 41/40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते से क्या हो गया, 40F2 200 41F2, F2 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 200, F2 का वैल्यू अगर 200 आ गया ना, तो F1 का कितना आ जाएगा 205, ठीक है, नोट कर लो जरा। कहानी आसान है, ठीक है, अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे ना बच्चे तो आसान लगेगा, ठीक है। वैसे ही सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने ही कॉन्सेप्ट है सब। अगर आपको पुराना वाला अच्छे से नहीं समझ में आया ना, तो फिर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वहाँ वाला सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हो, सर मैं तो डायरेक्ट ही यही देख रहा हूँ, तो भाई साहब नहीं समझ आएगा कुछ, पहले पुराना देखना पड़ेगा, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। बच्चों को वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग देखने के बाद भी ये समझ नहीं आता, तुम्हें डायरेक्ट कहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में लिखा है अगला, COP का मतलब अगेन क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप। फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप इफ द नाइन्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी ये है, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप है और यहाँ ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है ना। तो क्लोज ऑर्गन पाइप देख लेता हूँ जरा पहले तो कैसा है, आप लोग ट्राई करोगे क्या, चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम ले सकते हो। क्लोज ऑर्गन पाइप बना दिया मैंने, ये क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप को 9th ओवरटोन बनाना बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा 9th ओवरटोन, ठीक है। एक काम करता हूँ, इधर क्लोज बनाता हूँ, देखो ये तो फंडामेंटल मोड हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, 5th 6 7 8 9, 9th ओवरटोन ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th ओवरटोन। 9th ओवरटोन का मतलब ये λ/4 इंटू 9 लूप बना दिए ना, 19 इक्वल टू लेंथ L,
ठीक है। तो ये वहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आ रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट दिमाग लगा रहा हो आपका ऐसा, तो डायरेक्ट दिमाग भी लगा सकते हो। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना लिख देते हो आप, v बाई लैम्डा, तो ये आ गया v बाई 4l अपॉन 19, तो 19 इंटू वी बाई 4l, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी की, ये 19 हर्ट्ज 1900 हर्ट्ज दिया है मेरे को, मतलब 19 v बाई 4l, ये जो है 19 हर्ट्ज दिया है। इसका मतलब v बाई 4l का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 100 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। यही सेम लेंथ का मैंने एक ओपन ऑर्गन पाइप ले लिया है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ नोट v बाई 12। तो v बाई 12 का v बाई 4l का वैल्यू ये आ रहा है ना 100, तो v बाई 12 का 200 आ जाएगा। आ गया क्या आंसर अपना, ये अपना आंसर हो जाएगा 200 हर्ट्ज। नोट कर लो जरा, v बाई 4l 100 है ना, तो 2 को फैक्ट कर लेना और आंसर निकाल लो जरा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन का ही खेल चल रहा है सारा, है ना। वापस से अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ L दिया है, क्लोज ऑर्गन पाइप ही ध्यान रखना, एंड थर्ड ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है विद द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है। ठीक है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एट डिस्टेंस L/7 फ्रॉम क्लोज ऑर्गन। ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो क्लोज ऑर्गन पाइप बना दो। ये अपना क्लोज ऑर्गन पाइप बना लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड लिखा है ना, केवल एम्पलीट्यूड, तो ये कौन सा वाला लोगे, सिंपली एम्पलीट्यूड लिखा है, इसका मतलब क्या लोगे आप, सिंपल एम्पलीट्यूड लिखा है, इसका मतलब मैंने बता रखा है आपको क्या लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, क्लियर है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वाला बनाऊँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे पता है यहाँ पे नोड बनता है, नोड बनता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब थर्ड ओवरटोन बनाऊँ, तो अगर ये फंडामेंटल बनाता तो फंडामेंटल तो ऐसा बनता क्या, ये तो फंडामेंटल मोड हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया। ठीक है, ये सेकंड ओवरटोन हो गया, ये थर्ड ओवरटोन हो जाएगा। ये टोटल यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, ये वाला जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A है क्या। अब मुझे चाहिए, मुझे जो चाहिए ना L/7 पे चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लेंथ L है, ये इसके 7 टुकड़े कर दें बराबर बराबर से, तो बाई चांस देखो ये 7 टुकड़े ऐसे हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं मुझे। यहाँ इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही आ रहा है कि L/7 पे, तो आंसर हो जाएगा A। ये L/7 ही तो हो रहा है ना यहाँ पे, टोटल लेंथ का 1/7। और अगर मान लो L/7 नहीं दिया होता, L/14 होता, तो फिर क्या करते, फिर ऐसी सिचुएशन में अपन स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेते हैं। S0 ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये क्या आ जाता है मुझे को पता है, 2S0 साइन के x। साइन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x साइन क्यों लिखा, x = 0 पे नोड है ना। ठीक है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो ये साइन का इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब ये जो 2S0 है ना, ये 2S0 की जगह क्वेश्चन में a दिया है बेटा, साइन, और k की जगह क्या लिखते हैं, 2π/λ। लैम्डा की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पे, λ/4 × 7 2 4 इक्वल टू L है क्या, तो लैम्डा की जगह क्या आ जाता है बेटा, 4L/7, 4L/7 × x। अब यहाँ पे रख लो, x की अलग अलग वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। अगर अभी आप यहाँ पे x का वैल्यू L/7 रखोगे ना,
x का वैल्यू L/7 रखोगे तो ये L/7 नीचे वाला L/7 चला जाएगा। ये है 4L/7 इंटू एक्स। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं L/7 रखूंगा ना, x का वैल्यू यहां अगर आप L/7 रख के देखो, ठीक है, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन से भी कर दिया आपका। 8x इक्वल टू L/7 रखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया स्टैंडिंग वेव का, a इंटू साइन 2 4L/7 इंटू L/7 से L/7 गायब, साइन π/2 आ जाएगा, साइन π/2 आते ही 1 हो जाएगा, आंसर ए आ गया। ठीक है, तो L/14 होता तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आप आंसर निकाल सकते थे। यही सेम कहानी अपन ने वहाँ भी करी थी। ये तो कैलकुलेशन से कराया मैंने और ये बिना कैलकुलेशन के कर दिया। ठीक है, चलो आगे वाली कहानी। एक टर्म आती है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब क्या है, देखो सुनना ध्यान से। एंड करेक्शन का मतलब ये है कि जो बेटा डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है, जैसे ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप बना रहा हूँ, क्लोज ऑर्गन पाइप, तो क्लोज ऑर्गन पाइप ये इस टाइप का क्लोज ऑर्गन पाइप बनता है क्या मेरे पास। तो ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप में ना दिक्कत क्या है, ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप बन रहा है, ठीक है, इस क्लोज ऑर्गन पाइप में नोड जो है ना, जस्ट ये इसका लेंथ L है ना, ये जो नोड बनना चाहिए यहाँ पे बनना चाहिए प्रेशर का नोड, पर ये नोड यहाँ नहीं बन के थोड़ा दूरी पे बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ जाके बन जाता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, इसको एंड करेक्शन बोल देते हैं। मतलब अपन अभी तक क्या लिख रहे थे, λ/4 इक्वल टू L, बट हकीकत में क्या होगा, λ/4 जो होगा ना वो L लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, L जो है ना, L क्या है अपना लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, और E को बोलते हैं एंड करेक्शन। तो ये इस टाइप से लिखना है। ठीक है, अगर मैं अगला डायग्राम बनाऊं ना, अगर एक और अगला डायग्राम बनाया जाए बेटा, तो उस वाली सिचुएशन में भी डायग्राम में क्या हो जाएगा, देखो यहां बनेगा अपना, ये क्या बना है अपना नोड, किसका प्रेशर का, ये क्या बना है अपना नोड, किसका प्रेशर का। अगले वाले डायग्राम में ये इस टाइप से बनेगी है। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसी सिचुएशन में ये एंड करेक्शन, ये यहां से यहाँ एंड करेक्शन, और यहां से यहाँ पाइप का लेंथ आ गया, ये पाइप का लेंथ आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चे कि ये जो λ/4 इंटू कितने सेगमेंट हो गए, λ/4 3 सेगमेंट हो गए, इक्वल टू L+E आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हो गया। ऐसी सेम कहानी ओपन ऑर्गन पाइप में भी होगी क्या। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप का भी लेंथ भी L मान लिया, L जो है अपने पास आ गया लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप, अब आपको पता होगा ओपन ऑर्गन पाइप की तो कहानी कुछ थोड़ी सी और अलग है। ओपन ऑर्गन पाइप में तो दोनों साइड नोड बनेंगे क्या, तो ये जो दोनों साइड वाले नोड इधर बाहर होगा और इधर भी बाहर होगा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो अपन इधर वाला एंड करेक्शन और इधर वाला एंड करेक्शन सेम सेम लेंगे। अगर दोनों साइड के एंड करेक्शन अलग अलग दिए E1 E2 तो E1 E2 ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है ना, इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो बच्चा λ/2 जो है ना वो क्या आ जाएगा L+2E। ठीक है, क्लियर है। मतलब कुल मिला के ये है कि जहां जहां भी लेंथ L आ रहा था ना, लेंथ L को रिप्लेस कर देना है L+E से क्लोज में, और ओपन वाले में किसको, ओपन वाले में क्या कर देना है, ओपन वाले में 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पे जो है नोड बन गया प्रेशर का, नोड बन गया प्रेशर का, नोड बन गया प्रेशर का, नोड बन गया प्रेशर। ठीक है, और ये एंड करेक्शन आ गया, एंड करेक्शन E, एंड करेक्शन E, पाइप का लेंथ L मान लिया, तो 2λ/2 इक्वल टू L+2E। तो कुल मिला के जहां जहां भी एंड करेक्शन आ रहा था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा, ये जो एंड करेक्शन का वैल्यू है ना, इसके लिए फॉर्मूला है, एंड करेक्शन जो है ना E जो होता है 0.3 इंटू डी, या डायमीटर, ये जो D है ना डायमीटर ऑफ ट्यूब है, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, E का वैल्यू 0.3D याद रखना होगा आपको। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, D डायमीटर है। अगर रेडियस दिया है तो रेडियस के अकॉर्डिंग लिख देना आप। ठीक है, अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में करेक्शन करें तो यहाँ इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी ना अपनी, इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, V/2L। अब L की जगह क्या आ जाएगा L+2E।
मैंने आपको बताया ना, जहां जहां भी एल आ रहा था एल की जगह क्या लिख देना, एल प्लस 2ई। चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, लेमडा का वैल्यू निकाल लिया और वी बाई लेमडा कर रखे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है ना, आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी वी बाई लेमडा लिखते हैं, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2l प्लस 2e, तो यही आ गया ना, ये लेमडा का वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे एंड करेक्शन का वैल्यू वो पुट कर देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, यहाँ पे भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा, v/4l प्लस ई। अब चाहो तो l की जगह 0.3d लिख सकते हो यहाँ पे, तो l की v/4l प्लस 0.3d, ये ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पे भी लिखोगे ना तो f0 v/2l प्लस 2.3d। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v/2l प्लस 0.6d। ये तो मैंने डायमीटर की टर्म में लिखा है, आपको क्वेश्चन में रेडियस भी दिया जा सकता है पाइप का, अगर पाइप का रेडियस दिया है तो पाइप का डायमीटर निकाल सकते हो क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो ये एंड करेक्शन के बारे में भी लिख डालो बच्चों जल्दी से, एंड करेक्शन के बारे में लिख लो जल्दी फटाफट। चलो नेक्स्ट आता है एक रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या है, देखो एंड करेक्शन का कोई न्यूमेरिकल मैं करा नहीं रहा हूं, ठीक है, आसान सी टर्म है। तो रेजोनेंस ट्यूब क्या है देखो समझ लेते हैं जरा। देखो रेजोनेंस ट्यूब क्या है बेटा, यहाँ एक ट्यूब है ये, और ये ट्यूब पे एक नल लगा दिया यहाँ पे, ये एक नल लगा दिया। ये नल से पानी का लेवल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। ऊपर में ट्यूनिंग फोक है अपने पास में, ये ट्यूनिंग फोक है, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे, ये साउंड भेजेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मुझे रेजोनेंस, ये ट्यूनिंग फोक जो है ना, मान लो मैंने ये नल से वाटर लेवल कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मान लो जब पानी का लेवल यहाँ तक रहा हो, यहाँ तक पानी का लेवल रहा है, तो एक बार रेजोनेंस सिचुएशन, रेजोनेंस कंडीशन आ गई। मतलब ये जो ट्यूनिंग फोक है ना, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ क्या साउंड सुनाई दिया गया, मैक्सिमम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये इसका फंडामेंटल मोड हो गया। तो फंडामेंटल मोड में आपको पता है, अभी मैं एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तो यहीं पे अपना बन जाएगा नोड किसका, प्रेशर का। ये इस टाइप की सिचुएशन बन गई है। ठीक है, और ये वाली लेंथ अगर L1 है, ये वाली लेंथ अगर L1 है, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, λ/4 इक्वल टू L1। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन अगर देखूं, नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन, अब वापस और पानी को गिराया, पानी को गिराया, वापस से मान लो यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन आ रही। तो अभी जो सिचुएशन है ना नेक्स्ट रेजोनेंस, उसमें क्या हो जाएगा, बढ़िया नहीं बना, और बढ़िया नहीं बना, अरे सही से बन जाए यार, नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऐसा आ गया सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहां पे जो ये नोड बना है ना बेटा, ये बना अपना क्या, नोड प्रेशर का। तो ये वाली लेंथ जो है ना, मैंने ये वाली लेंथ मैंने क्या मान लिया, L2। ठीक है, तो मुझे पता है 3λ/4 बराबर L2 आना चाहिए। क्लियर है, अब होना क्या चाहिए, 3L1 बराबर L2 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जब रेजोनेंस कंडीशन आई है, ये पहला रेजोनेंस आया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेंस। फर्स्ट रेजोनेंस मतलब इसका और इसका फ्रीक्वेंसी बराबर आ गया, ये इसको बोलते हैं सेकंड रेजोनेंस। ये कॉलम रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं इसको। ये वाइब्रेशन है। अगर मान लो अभी मैं ये ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे कुछ साउंड, मिनिमम साउंड सुना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी प्रेशर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। ठीक है, सेम यहाँ पे जो नोड बन रहा है वही नोड यहाँ बन रहा है क्या, नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन है। ये ऐसा हो रहा है तो ठीक है, अभी अपन ने एंड करेक्शन को कंसिडर नहीं किया है। अगर एंड करेक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये वाले नोड क्या होंगे, थोड़े थोड़े ऊपर चले जाएंगे। तो देखो एंड करेक्शन कंसिडर करने पे क्या होगा, देखो अगला एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं,
उसमें अगर मैं कंसिडर एंड करेक्शन लिख देता हूँ, अगर कंसिडर कर लें अपन कंसिडर एंड करेक्शन, अगर एंड करेक्शन को कंसिडर कर लिया जाए, एंड करेक्शन ई को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला जो डायग्राम है ना, ओहो, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ जो ट्यूनिंग फॉग आया है, ठीक है, इसमें जब ये भर दिया अपन ने क्या, पानी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये नोड जो है ना बेटा, ये नोड जो है ऊपर जाके बना है, ठीक है, प्रेशर वाला नोड यहाँ ऊपर बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये कितना ऊपर बना, ई, और ये वाली लेंथ L1, तो आप क्या लिख दोगे, L1 प्लस ई इक्वल टू λ/4। ऐसे दूसरा वाला जो डायग्राम आएगा ना, दूसरा वाला डायग्राम ये इस टाइप का आएगा, इसमें पानी आ गया यहाँ तक, ठीक है, इसमें यहाँ बनेगा नोड ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर बनाना है नोड प्रेशर का, ठीक है, ये एंड करेक्शन आ गया, और ये लेंथ L2 आ गई, तो L2 प्लस ई जो होगा ना, ये आएगा 3 λ/4। मतलब अभी ये वाली सिचुएशन में L2 इक्वल टू 3L1 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए आपको, क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन का डेटा देख के आपको समझ आ जाए, जैसे मान लो पहला लेंथ आ रहा था 18 सेंटीमीटर पे पहला रेजोनेंस हुआ, और दूसरा रेजोनेंस जो है 54 सेंटीमीटर पे हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि एंड करेक्शन नहीं है, क्योंकि ये 18 जो है ना, इसका 2 गुना है क्या, पहला रेजोनेंस L1 पे हुआ, फिर दूसरा रेजोनेंस इसके 3 गुने पे हो गया क्या, 54 पे। अगर ये 54 पे नहीं है, इसका मतलब समझ लेना आपको एंड करेक्शन को कंसीडर करना होगा। क्लियर है। अब यहाँ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया जा सकता है, देखो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट से पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, साउंड का स्पीड भी पता कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है 1 और ये वाली इक्वेशन है 2, तो इक्वेशन जैसे एंड करेक्शन का भी पता किया जा सकता है, ठीक है, एंड करेक्शन की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। यहाँ से L1 L2 दिया गया क्या, λ/4 का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं मैं, ठीक है, ये वाले मेथड से अगर मेरे को एंड करेक्शन की कैलकुलेशन करनी, किसकी, तो एंड करेक्शन के कैलकुलेट ई, अगर मुझे ई कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या करूंगा मैं, L2 प्लस ई इक्वल टू 3, L1 प्लस ई लिख दूं क्या, ये जो λ/4 है ना, λ/4 का वैल्यू यहाँ से लिख दिया, तो L2 प्लस ई इक्वल टू 3L1 प्लस 3E, तो L2 माइनस 3L1 2E आ गया क्या, तो यहाँ से एंड करेक्शन का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से अगर देखूंगा तो एंड करेक्शन का वैल्यू जो है क्या, कितना आ गया, एंड करेक्शन का वैल्यू आ गया L2 माइनस 3L1 अपॉन 2, ठीक है। साउंड का स्पीड पता करता हूँ, साउंड का स्पीड पता करने के लिए क्या करूँ मैं, जैसे कैलकुलेट लेमडा, अगर लेमडा कैलकुलेट करना है तो क्या करूं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूं, ठीक है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई, तो ये आ गया 3 λ/4 माइनस λ/4, ठीक है, तो ये आ गया L2 माइनस L1 इक्वल टू λ/2, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है, तो लैम्डा आ गया, चाहो तो V इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के साउंड का स्पीड भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये था रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट वाला बच्चा, ठीक है। तो ये इस टाइप से बच्चों अपन ने यहाँ तक की कहानी पूरी कंप्लीट कर ली है, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड लास्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, आसान सा न्यूमेरिकल है, आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहना बच्चों, है ना, थोड़ा जल्दी, ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो गया है। ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है 1400 हर्ट्ज, मतलब ये ओपन ऑर्गन पाइप है, मान लो इसका लेंथ L मान लिया, ठीक है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिख देते हो आप, V/2L, और ये कितना आ रहा है 1400 हर्ट्ज। अब मैंने क्या किया, इसको पानी में डिप कर दिया 30%, मतलब यहाँ पे पानी भर दिया, कितना 30% तक पानी भर दिया। अगर 30% पानी भर दिया तो ऊपर कितना पाइप बचेगा, 0.7L बचेगा क्या,
और अभी ये जो है, अब इस पाइप का बिहेवियर है ना, ये वाला पाइप तो, ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप तो ओपन ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा था, ओपन ऑर्गन पाइप। अभी ये जो है ना यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। तो अभी इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डैश V/4 और L की जगह कितना आ जाएगा 0.7 L, ठीक है। और V/L का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, V/L का वैल्यू 2800, तो तो 1/2.8 इंटू V/L, ठीक है। तो V/L का वैल्यू तो वहाँ से पता ही आपको, तो ये कितना आ गया 1/2.8, V/L का 2800, तो F0 डैश 1000 हट जा गया, सॉल्व कर लेना जरा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया बच्चा अपना, क्लियर है कहानी। तो आज वाले लेक्चर में अपन स्टैंडिंग वेव, वाइब्रेशन इन कॉलम दोनों को एक साथ पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। रस्सी के वाले दिन जब पढ़ा था दोनों में 2 लेक्चर लगाए थे, स्टैंडिंग वेव में 1 लेक्चर, 2 लेक्चर तो स्टैंडिंग वेव में लगे थे, तीसरे में वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग पढ़ा था। सेम पैटर्न का, इसलिए मैंने फटाफट से पढ़ा दिया है। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेईई नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप से। आप देख लेना कभी भी पेपर उठा के, इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए, ठीक है। तो अपना ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब एक लेक्चर और बचा है, लास्ट लेक्चर में मैं डॉपलर इफेक्ट करा दूंगा बच्चों का, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट साउंड के कारण एक इफेक्ट आता है, बाकी सिमिलर टर्म अपन समझ चुके हैं, आसान सी टर्म है डॉपलर इफेक्ट। कल वाले लेक्चर में पढ़ते हैं बच्चों उसको, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।